हाय एवरीवन, सो वेलकम टू दिस चैनल। तो आज से हम लक्ष्मीकांत, जो कि पॉलिटी के लिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक है, वो कवर करने वाले हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी तरफ से इसको 30 डेज़ में कंप्लीट करवा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ लक्ष्मीकांत, विच इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी एक रॉयल चार्टर के थ्रू, जो वहाँ के मोनार्क ने दिया था 1600 में। एक तरीके से ना ये कुछ एलीट क्लास के बिजनेसमैन थे जिनको परमिशन मिली थी वहाँ के मोनार्क से ट्रेड करने की। तो इस चार्टर के तहत इनके पास ट्रेड मोनोपोली यानी इंडियन ओशन में ट्रेड करने की मोनोपोली इनको मिल गई। साथ ही इनको कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी मिली, जिसके तहत ये लोग अपनी तरफ से ट्रेड करने के लिए यानी एक तरह से अपने बिजनेस के लिए कोई लॉज या कोई रूल्स बना सकते हैं। इसके बाद चार्टर इनको 1600 में इशू हुआ था, बट इनको इंडिया आने में 8 साल लग गए और ये 1608 में इंडिया आए थे और इन्होंने अपनी फ़र्स्ट फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश की थी एंड सेकंड फैक्ट्री 1612 में सूरत में इस्टेब्लिश की थी। तो सूरत में ना इनको जहांगीर की तरफ से एक फरमान मिला था एक्सक्लूसिव राइट करने का। सूरत में पहले ये पोर्तुगीज़ के पास था ये राइट, बट पोर्तुगीज़ से छीन के जहांगीर ने इनको ये राइट दे दिया एक्सक्लूसिव राइट करने का सूरत में। फिर यही 1612 से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना अपना काम फैलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए अपने मद्रास में, बॉम्बे में एंड कलकत्ता में। और ये जो तीन है ना, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता, ये तीनों ही मेजर प्रेसिडेंसीज़ हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। देन आता है 1634 में शाहजहाँ ने जो इनको एक्सक्लूसिव राइट मिला था ना सूरत में ट्रेड करने का, वो बढ़ाकर बंगाल में भी कर दिया। अब जो मेन इवेंट्स है जहाँ से हमें चैप्टर शुरू करना है समझना ना, वो है एक तो बैटल ऑफ प्लासी एंड सेकेंड इज़ बैटल ऑफ बक्सर। तो होता क्या है ना, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ना एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसके तहत ना जो भी दीवानी राइट होता है, दीवानी राइट मतलब जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है ना, वो राइट ना ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इन 3 एरिया का जो दीवानी राइट होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा उस टाइम एक तो ये एक ही था, और दूसरी बात ये कि ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिच प्रोविंस है। तो एक तरीके से देखो तो अब ना इनके पास टैक्स कलेक्शन की पावर आ गई, यानी कि अब ये लोग रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे हमारे कंट्री से, और वो जो वेल्थ है ना वो ये लोग यूरोप भेज सकते हैं। तो अभी तक जो कंपनी प्योरली ट्रेड कर रही थी ना, बट अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब ये ट्रेडिंग के साथ साथ ये थोड़ा थोड़ा अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना थोड़ा थोड़ा करने लग जाएंगे। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, वो है सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी, बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी, ये तीनों ही आप हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ मतलब थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, उतना काफ़ी है। तो सिपॉय म्यूटिनी, इसको हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। अब इस वॉर के बाद ना होता क्या है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उनकी नज़र एक तो स्टार्टिंग से होती है, जब दीवानी राइट कंपनी को मिलना शुरू होता है ना, तब से ही ब्रिटिश पार्लियामेंट को थोड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थोड़ी सी नज़र वो लोग रखना शुरू करते हैं इंडिया पर। फिर उसके बाद जब ये रिवोल्ट होता है ना, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करती है, अपना इंटरफेरेंस लाना शुरू करती है और 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी को कम्प्लीटली ये लोग बंद कर देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज जो था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है और अब क्राउन रूल आ जाता है। तो ये था पूरा बैकग्राउंड इस चैप्टर का। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया हो। तो अब इस चैप्टर को हम 2 मेन इवेंट्स में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। एक है कंपनी रूल, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और दूसरा है हमारे पास क्राउन रूल, जब ब्रिटेन हमारे पर डायरेक्ट कंट्रोल करने लग गया था। ठीक है, तो कंपनी रूल के दौरान भी कुछ एक्ट्स आए थे और क्राउन रूल के दौरान भी कुछ एक्ट्स आए थे। तो हम इन दोनों चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये जितने भी एक्ट थे ना उनको थोड़ा डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी रूल देखते हैं। कंपनी रूल में जो सबसे पहला एक्ट है हमारे पास, वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये जो एक्ट था ना, अब ये एक तरीके से ना फर्स्ट टाइम था जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई करती है कंट्रोल करने का ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को। तो इससे पहले क्या होता था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाहती थी, जिस तरीके के रूल्स चाहती थी, लॉस चाहती थी, वो अपना बना देती थी। बट इस एक्ट के आने के बाद से ना ब्रिटेन का डोमिनेशन हो गया थोड़ा सा। अच्छा, तो ब्रिटिशर्स के 3 मेजर प्रेसिडेंसीज थी, एक मद्रास, एक बॉम्बे और एक कलकत्ता। अब इस एक्ट में हर एक प्रेसिडेंसी को हर एक प्रेसिडेंसी को क्या हो रहा था, एक गवर्नर चला रहा था। बट इस एक्ट ने क्या किया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था ना, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया।
और जो हमारे पास बॉम्बे और मद्रास थे ना, ये जो है ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर अब ये काम करेंगे। तो पहले क्या था, ये तीनों प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंट थी एक दूसरे से, बट मतलब वहाँ के गवर्नर्स को जो भी डिसीजंस लेने होते थे वॉर से रिलेटेड, पीस से रिलेटेड, वो इंडिपेंडेंट लेते थे। बट अब क्या हो गया, जो गवर्नर था बंगाल का उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और जो ये मद्रास और ये क्या कहते हैं बॉम्बे, इन दोनों की जो प्रेसिडेंसी थी, इनको अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इनके अंदर अब काम करना पड़ेगा इनको, और जो वो अपने इंडिपेंडेंटली अब वो लोग कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे एक तरीके से। और इसी एक्ट से सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में विथ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। और ये क्वेश्चन ना प्रीलिम्स में आया हुआ है एक बार। और अगर आप अभी ध्यान दो ना, तो इस एक्ट से क्या हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अभी जो गवर्नर जनरल था गवर्नर थे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल बना दिया है, और मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी अब उनके अंडर काम करेंगी। तो एक तरीके से ना सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो रही है, बट धीरे धीरे हो रही है। बट ये एक्ट ना उतना सक्सेसफुल होता नहीं है, काफ़ी सारे डिफेक्ट्स होते हैं। तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए 10 साल बाद ये लोग फिर एक एक्ट लेके आते हैं, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है। अब इस एक्ट में होता क्या है ना, इस एक्ट ने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का ट्राई किया, बट नहीं हुआ ना, तो उन्होंने क्या किया, कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस इन दोनों को डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद एक बॉडी बनाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एंड सेकंड इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी का, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल है पार्लियामेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। और अब ये दोनों बॉडीज़ मिलकर इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी टेरिटरीज़ हैं उनको मैनेज करेंगी एक तरीके से। तो अगर आप नोटिस करो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट अपना कंट्रोल बढ़ा रही है धीरे धीरे करके। और अब आप नोटिस करो तो 2 गवर्नमेंट हो गई है, इसी को डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। 2 गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये कमर्शियल अफेयर्स जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ें, सिर्फ ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ें वो हैंडल करेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ों को छोड़ के जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैंडल करेगा। और इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हमने सिविल, मिलिट्री सारी पावर्स दे दी हैं। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसका है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का है। तो अब आप ध्यान से समझो, तो कंपनी के पास बस कमर्शियल फंक्शन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी नहीं रही है। अब कंपनी की जो भी टेरिटरीज़ थी, जहाँ जहाँ कब्जा किया था इन्होंने, उसको पहली बार इस लॉ के अंडर ब्रिटिश पोजेशन का नाम दिया गया, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक तरीके से सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब इस एक्ट ने क्या किया, जो इतने टाइम से जो मोनोपोली चल रही थी ना कंपनी की 1600 से, यानी कि 213 साल बाद इन्होंने उस कंपनी की मोनोपोली को एंड कर दिया। यानी कि ब्रिटेन की कोई और कंपनी भी चाहे तो वो ट्रेड कर सकती है। सिर्फ 2 चीज़ों में मोनोपोली थी, एक तो चाय सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदेगी, टी, एंड सेकेंड इज चाइना से ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो इन 2 चीज़ों के अलावा जो मोनोपोली थी कंपनी की उसको हटा दिया गया। साथ ही जो पहले था ना, पहले बस ब्रिटिश पोजेशन बोलते थे, बट अब यहाँ बता दिया गया है कि कंपनी के पास जो भी टेरिटरीज़ हैं इंडिया में वो ब्रिटिश क्राउन की है। तो अपने आप को ना ये लोग सोवरेन दिखाना चाह रहे हैं हमारे ऊपर। और उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया गया, और वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया काफ़ी। और इन्होंने मतलब लोकल गवर्नमेंट को भी अलाउ कर दिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन अस। उसके बाद 1813 के इस एक्ट के बाद ना हमारे पास आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये एक्ट जो था ना फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। इसने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, एंड उसको सारी सिविल एंड मिलिट्री पावर दे दी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देन गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास से सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर ले ली गई, यानी कि सारी लॉ बनाने की पावर्स ले ली गई। और लॉज, अब इस एक्ट के अंडर जो भी लॉज बनेंगे ना, अब पहले जो भी लॉ बनते थे उनको हम लोग रेगुलेशंस का नाम देते थे, पर अब इस एक्ट के अंदर जो भी लॉज बनेंगे उनको एक्ट कहा जाएगा। साथ ही अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको 233 साल के बाद ट्रेड से भी हटा दिया गया, और उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, और ट्रेडिंग से भी उनको हटा दिया। इस एक्ट में जो सिविल सर्विसेज होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों जो यहाँ काम करने आते थे उनके लिए सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता था। तो इस एक्ट में ना सजेशन दिया किसी ने कि इंडियंस के लिए भी इसको अलाउ कर देना चाहिए, पर जो हमारी डुअल गवर्नमेंट थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने मना कर दिया। साथ ही इस एक्ट ने ना स्लेवरी को भी अबॉलिश कर दिया था। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट एक्ट, जो कि है चार्टर एक्ट ऑफ 1853।
अब इस एक्ट ने क्या किया ना, फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल उसको सेपरेट कर दिया। तो अगर आप ध्यान से समझो तो यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है ये, यानी कि फ़र्स्ट टाइम हम इस एक्ट में सेपरेशन ऑफ पावर देखते हैं। साथ ही अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसके पास एक काउंसिल है 6 लोगों की। अब क्योंकि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स अलग अलग हो चुकी हैं, यानी जो लॉ बनाएगा और जो लॉ बनाएगा वो अलग है और जो लॉ इम्प्लीमेंट करेगा वो अलग है। पहले एक ही बंदा था जो गवर्नर जनरल हम देख रहे थे वही करता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब जो लॉ बनाएगा वो अलग है और जो एग्जीक्यूट करेगा वो अलग। तो अब जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, इसको ये लोग कहने लगे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक तरीके से ये इंडियन पार्लियामेंट का ना प्रीकर्सर था ये, अगर ध्यान से समझो तो। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके अंदर 6 मेंबर्स थे। साथ ही इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन भी इन्होंने अलाउ कर दिया, मतलब भारत में ही जो लोग रहते हैं, लेकिन वो भी इंडियंस नहीं थे, वो भी ब्रिटिशर्स थे जो यहाँ रह रहे थे। तो 6 लोगों में से 4 उनको ऐड कर दिया। और साथ ही इन्होंने एक चीज़ और की, इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन competition फॉर सिविल सर्विसेज। द कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज वॉज दस थ्रोन ओपन टू द इंडियंस ऑल्सो। मतलब कि जो पहले सिविल सर्विसेज किसी को नहीं मिलती थी ना, अब वो ओपन कर दी। बट एग्ज़ाम अभी भी आपको यूके में जाके ही देना होगा, मतलब अभी भी इन लोगों ने इंडियंस को अलाउ कर दिया है, बट एग्ज़ाम इंडिया में नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम आपको यूनाइटेड किंगडम में जाके ही देना होगा। तो ये हमारा जो था ना, ये जो कुछ एक्ट थे ये पूरे कंपनी रूल्स के थे, राइट, जो भी कंपनी रूल्स के टाइम जो भी एक्ट आए। अब 1857 के रिवोल्ट के बाद ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया, तो क्राउन रूल आ गया। अब क्राउन रूल के टाइम हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्ट आए, उन एक्ट से क्या हुआ। अब मतलब क्राउन रूल आ गया, यानी 1857 रिवोल्ट के बाद जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में ले लिया, तब अब जो फर्स्ट एक्ट हम देखेंगे ना क्राउन रूल के अंदर, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट को गुड गवर्नमेंट एक्ट भी कहा गया है। इस एक्ट ने कंपनी रूल को हटा दिया। हाँ, साथ ही अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ना, उनको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। एक तरह से ये एजेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, मतलब ब्रिटेन का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर वाइसरॉय था। साथ ही इस एक्ट ने जो डुअल गवर्नमेंट, याद हो अगर आपको, पिट्स एक्ट में था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उनको भी अबॉलिश कर दिया। साथ ही इन्होंने एक नया ऑफिस बनाया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये एक तरीके से ऐसा मान लो, ये बंदा जो है ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है और इसके पास 15 मेंबर्स की काउंसिल थी उसको एडवाइस करने के लिए। भारत के प्रशासन को चलाने के लिए ना, हम एक चीज़ है, मतलब इसके पास जो मेंबर्स थे, 15 मेंबर की काउंसिल थी भारत के प्रशासन को चलाने के लिए। एंड अभी हमने देखा एक वाइसरॉय था जो डायरेक्ट क्राउन का रिप्रेजेंटेशन था, एंड लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो अगर हम नोटिस करें तो भारत की सरकार 2 तरीके से चल रही है। इंडिया को चलाता है वाइसरॉय, इसके अलावा एक है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अब वाइसरॉय तो डायरेक्ट एजेंट है क्राउन का, एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है। तो कुछ इस टाइप से पूरे भारत का प्रशासन चल रहा है। अब जो नेक्स्ट एक्ट है हमारे पास वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब जो नेक्स्ट एक्ट है हमारे पास वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब अगर हम बात करें तो अब जो सेंट्रलाइजेशन हुआ था, अगर आपको याद हो 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया था, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। साथ ही बॉम्बे एंड मद्रास की पावर्स को वापस दे दिया जाता है। तो अगर आप ध्यान से समझो ना, 1773 से सेंट्रलाइजेशन हो रही थी, अब 1861 से डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है। अब पहली बार काउंसिल के अंदर इंडियंस भी थे, जिसमें से पहले 3 लोग थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव नॉमिनेटेड थे ये। अभी भी मतलब इलेक्शन से नहीं आए थे ये लोग, इलेक्शन का तो अभी तक दूर दूर तक कोई सीन नहीं है अभी। और वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी गई थी इमरजेंसी में, बट इस ऑर्डिनेंस की लाइफ जो है वो 6 मंथ्स ही रहेगी। अगर आपको पता है तो हमारे प्रेसिडेंट के पास भी सेम ही पावर है और वही वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट वो भी 6 मंथ्स तक ही वैलिड रहता है। अब न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गई। अब नेक्स्ट एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है विद इनडायरेक्ट इलेक्शन, बट वी वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। देन इसके बाद एक और नया एक्ट आया था विच इज़ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसी को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। अब मिंटो जी वाइसरॉय थे एंड जॉन मॉर्ले ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
हैं इन्हीं दोनों के नाम से ये इस एक्ट को हम लोग जानते हैं। इस एक्ट में अब पहली बार इलेक्शन होते हैं एंड सेपरेट इलेक्टोरेट आए मुस्लिम्स के लिए। मींस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसमें जो मुस्लिम मेंबर्स हैं उसमें सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट कर पाएंगे। साथ ही जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 16, मतलब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनको 16 से 60 कर दिया जाता है। साथ ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस को भी इंक्लूड करते हैं। एंड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वॉज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर। लॉर्ड मिंटो इज़ बेसिकली नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। अब जो नेक्स्ट एक्ट है वो आता है 1990 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसी को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। मॉर्ले मिंटो थे वाइसरॉय एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, वो हट चुके हैं। अब नए वाइसरॉय एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मॉन्टेग एंड चेम्सफोर्ड है। ये इंडिया में पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मीन्स अब वो जो भी मिनिस्टर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू समवन। अब से पहले इंडिया का रूल कैसा चल रहा है कि एक वाइसरॉय क्राउन का रिप्रेजेंटेशन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है पार्लियामेंट में जो कि फिर क्राउन को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ एक और है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, इन्होंने ये भी बना दिया है। फिर इंडियन लेजिस्लेचर को बाईकैमरलिज्म भी बना दिया है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो 1909 में हुआ था उसको बढ़ा दिया जाता है और 4 लोगों को और ऐड कर दिया जाता है, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। और साथ ही ये लोग क्रिएट करते हैं सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1926, यानी यूपीएससी को स्टैब्लिश किया जाता है। देन डायरकी हुई मीन्स पहले देखते हैं कि हमारा देश चल कैसे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले वाइसरॉय है जो कि एक तरह से प्राइम मिनिस्टर की तरह है। देन उसके बाद जो प्रोविंसेस हैं उनमें सबके पास अलग अलग पावर्स हैं जिनको अभी भी गवर्नर रूल कर रहे हैं। अब प्रोविंसेस के सब्जेक्ट में 2 टाइप के कानून बना दिए हैं, एक है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, एक है रिजर्व्ड सब्जेक्ट। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट का मतलब है गवर्नमेंट विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। मीन्स देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जिनको गवर्नर, प्रोविंस के गवर्नर, वो इन सब्जेक्ट पर रूल करेगा, कानून बनाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो लोग हैं उनकी हेल्प लेके। एंड देन कम्स हमारा रिजर्व्ड सब्जेक्ट, यानी कि देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जो कि गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प लेके बनाएगा, यानी उसमें उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी पड़ेगी किसी को। इसी को डायरकी कहा जाता है। मीन्स 2 पार्ट्स में इसको बांट दिया जाता है। साथ ही बाईकैमरलिज्म को 2 पार्ट्स में, अपर हाउस एंड लोअर हाउस में बांट दिया गया है। लिमिटेड फ्रेंचाइजी यानी कुछ लिमिटेड क्लास के लोगों को ही वोट करने की परमिशन दी गई है। एंड सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया है जो कि 1926 में बनता है। ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टैट्यूटरी कमीशन, मतलब कि दे विल एनालाइज कि ये एक्ट सक्सेसफुल है या नहीं है। अगर आप ध्यान दो, आज से पहले हमने ऐसे जितने भी एक्ट्स पढ़े हैं उनमें ऐसा कभी नहीं होता था कि वो एक्ट के अंदर कोई एक प्रोविज़न है कि इस एक्ट को एनालाइज़ किया जाएगा कि इसमें जो जो पॉइंट्स हैं वो मतलब पास हो रहे हैं, वो फुलफ़िल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बस इस एक्ट में है वो चीज़, स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा, यानी कि इसको एनालाइज़ किया जाएगा कि इसमें जो जो प्रोविज़न है वो इक्वली फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, सक्सेसफुल है ये एक्ट कि नहीं है। तो इसका टाइम था कि 10 साल के बाद हम ये एक कमीशन बनाएंगे, वो एनालाइज़ करेगा कि इस एक्ट में जो जो चीज़ें थी मेंशन वो सक्सेसफुल रही कि नहीं रही। बट ये 10 साल से थोड़ा पहले आ गया था। आपने नाम इसका सुना होगा आप लोगों ने, साइमन कमीशन। इस कमीशन में 7 मेंबर थे और सातों मेंबर्स जो थे वाइट थे। और इस कमीशन का काफ़ी लोगों ने काफ़ी अपोज़ किया था, क्योंकि हम पे एनालाइज़ करने वाले थे, ये हमारे लिए लॉ था ये, बट इंडियंस का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था, इसीलिए लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा अपोज़ किया था। देन आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, काफ़ी यानी कि मेजॉरिटी पार्ट जो है ना, मोर देन 50% पार्ट इसी एक्ट से लिया गया है। एंड दिस एक्ट इज़ द लॉन्गेस्ट एक्ट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब अभी तक जितने भी एक्ट आए उनमें सबसे बड़ा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो एक्ट इनैक्ट किया है वो यही वाला है। इसी एक्ट के तहत सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर दिया गया था, बिहार एंड उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया था, एंड बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया था। इस एक्ट के तहत एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई। रेजिडरी पावर्स वर गिवन टू वाइसरॉय। डायरकी 1990 वाली वो सक्सेसफुल नहीं रही तो उसको अबॉलिश कर दिया गया। 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म आया,
कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया गया, अब एससी, विमेन एंड लेबर्स के लिए भी इसको कर दिया गया। साथ ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को टीम मतलब एक एडवाइजरी टीम प्रोवाइड की गई, और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसी एक्ट से इस्टेब्लिश हुआ है, और फेडरल प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी बनाया गया इसी एक्ट से। सेम जैसे हमारे पास अभी है ना यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और 2 स्टेट्स के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, सेम वैसे। फेडरल कोर्ट यानी हमारा मॉडर्न सुप्रीम कोर्ट भी इसी एक्ट से इस्टेब्लिश हुआ था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस इसी का नाम चेंज करके हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया है। एंड देन इसके बाद इसके 4 से 5 साल के बाद ना वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है, और ब्रिटेन गिव अप करने लग जाता है, मतलब वीक पड़ने लग जाता है, इंडिया की इकोनॉमी को वो संभाल नहीं पाता है। एंड फाइनली हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है। अब इंडियन एक्ट मतलब इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इस एक्ट के आने के पीछे ना काफ़ी सारे रीजंस हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट, और जितने सारे मतलब रिफॉर्म्स आए हैं, जो इन सब की वजह से ये एक्ट आया लास्टली। इस एक्ट ने क्या किया, ब्रिटिश रूल को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया इंडिया से, और ब्रिटिश इंडिया का डिवीज़न हो गया इंडिया एंड पाकिस्तान माउंटबेटन प्लान से। एंड उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की एक तरीके से हमें परमिशन दी गई, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद है हमारे पास इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस जो है अबॉलिश कर दिया। अब हम जब इस चैप्टर के बाद मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। और दूसरी बात ये, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम ये देखेंगे कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और कैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मेंशन कर देना। टिल देन, keep learning and I'll see you in the next video.